नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस CPET की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो हमारी आगामी आने वाली यूपी ट्रिपल एस CPET 15-16 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित देवता कौन से हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे उल्लिखित देवता कौन से हैं, जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तब हमने ये क्वेश्चन बहुत बार बताया दोस्तों। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं इंद्र, वायु, अग्नि और वरुण। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित देवता आपको हमने बताया था कि इंद्र हैं, और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और इंद्र के लिए, इंद्र को दोस्तों देवताओं का राजा तथा युद्ध का देवता भी कहा गया है। और अगर बात करें हम अग्नि की, तो अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना ऋग्वेद में की गई है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आलमगीर सेकंड, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकंड या आलमगीर फर्स्ट। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो दोस्तों, इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और 1764 में बक्सर युद्ध का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट था, उसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। ये आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में जो ये लौह स्तंभ है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। हमारा क्वेश्चन ये है अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये कुतुब मीनार के परिसर में है और ये मेहरौली लौह स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये प्रकृति का जंगरोधी एक स्तंभ माना जाता है, जंगरोधी प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। कुतुब मीनार के परिसर में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, मध्यकाल में जो युद्ध हुए हैं उनका काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं कि पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ। उसके बाद हम अगर तराइन के युद्ध की बात करें, जो तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और ये युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करें दोस्तों, तो हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था और ये 1576 में हुआ। दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। दोस्तों, अकबर का सेनापति मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो उसके बाद दोस्तों कन्नौज का युद्ध आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था 1540 ईस्वी में। तो कन्नौज का युद्ध हो गया दोस्तों 1540 ईस्वी में। अब आप नीचे दिए गए कूट के माध्यम से इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो 1526 पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध 1191, उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी 1576 और उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540। तो अगर इसका सीरियल की बात करें तो दोस्तों इसका सीरियल क्या होगा। सबसे पहले 1191 दोस्तों, दूसरा नंबर सबसे पहला आ जाएगा। तो दूसरा पहले नंबर पर और उसके बाद में दोस्तों 1526 यानी 2-1 और 2-1-4-3 हमारा ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों
किसको इसने से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने जितने भी लगभग प्रैक्टिस सेट कराए हैं सब में पूछा गया है। और ये यूपी पीटी जो 24 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम आ गया था। और हर प्रैक्टिस सेट में हम बताते हैं कि दोस्तों हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। और ये दोस्तों इन्होंने 1986 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने ब्रिटेन में फिसम्बरी से चुनाव भी जीता था। इनके बारे में अन्य वीडियो में हमने बहुत कुछ बताया है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से इनके बारे में पढ़ के जाना पेपर देने के लिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा उसके बाद उन्होंने किस दल की स्थापना की? क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन है क्रांतिकारी पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिपब्लिकन पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था और सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर सुभाष चंद्र की बात करें तो दोस्तों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और उसके बाद 1939 जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। और उसी अधिवेशन के बाद इन्होंने 29 अप्रैल 1939 को राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद 3 मई 1939 को इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। दोस्तों इन्होंने जो पार्टी बनाई उसको फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना गया, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी दोस्तों। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों की कब? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ दोस्तों। और अगर इनको नेताजी की उपाधि ने हिटलर ने दी थी दोस्तों। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सर्वप्रथम महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और अगर हम सुभाष चंद्र बोस के गुरु की बात करें तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां। अरुणा आसिफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोस्तों अरुणा आसिफ अली जो हैं ये निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अरुणा आसिफ अली जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई सत्र के दौरान ये आंदोलन शुरू किया था। और इसी आंदोलन में ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मारो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का। और इसी ग्वालियर टैंक में ध्वज फहराने के लिए अरुणा आसिफ अली को जाना जाता है। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 ये डेट याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। और किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने मुंबई सत्र में। और ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। और इसी आंदोलन में अरुणा आसिफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया, इसलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4, अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा? तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनको किसने कहा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो दोस्तों इन लाइनों को किसने कहा है? ऑप्शन हमारे हैं भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप जानते हैं कि दोस्तों ये लाइनें बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई हैं। और ये पटना बिहार के उर्दू कवि थे, ये पटना बिहार के उर्दू कवि थे। और आप जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की बात अगर की जाए तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी दोस्तों जेपी सैंडर्स की हत्या के मामले में दी गई थी। और इन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या 1928 में की थी दोस्तों। इन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या 1928 को की थी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वदेशी आंदोलन को डेल्टी आंध्र में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो था हमारा डेल्टी प्रांतों में, इसको हम वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे दोस्तों। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से हम जानते थे इसको, स्वदेशी आंदोलन को डेल्टी आंध्र में।
तो इसका आंसर नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। उसके बाद अपने 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दांडी यात्रा से अभी UPSSC जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर और 6 अप्रैल 1930 तक 12 मार्च से 6 अप्रैल तक और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक चली। और उस समय दोस्तों अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था। और अगर दोस्तों बात करें इसी गवर्नर जनरल की लॉर्ड इरविन की, तो इसी के शासनकाल में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था। 1930 में महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। 1928 में इसी के शासनकाल में साइमन कमीशन आया दोस्तों। और अगर गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट 1931 को हुआ था। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों हमारे चैनल पर मैप के द्वारा जियोग्राफी की क्लासें कराई जा रही हैं, हिस्ट्री की भी क्लासें चल रही हैं, हिंदी CDP सभी सब्जेक्टों की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। और अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो मैप के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग एक बार चैनल पर जाकर उन क्लासों को ज़रूर देखें, जिससे आपको मैप के से बहुत अच्छे से स्थिति का पता चलेगा कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो आप हमारे ऑप्शन है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल या सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों आप कंचनजंगा जानते हैं कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है दोस्तों। ये कंचनजंगा जो है ये ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। दोस्तों दिन और रात जो होते हैं वो लगभग बराबर कब होते हैं दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये हमारा 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। और अगर ऐसे कहा जाए तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके संबंधित शहर के संबंध में गलत सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा गलत सुमेलित है आप बताइए। ऑप्शन हमारे हैं नर्मदापुरे, गोमती लखनऊ, चंबल कोटा, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ बिल्कुल सही है, चंबल कोटा भी बिल्कुल सही है और गोमती लखनऊ भी सही है। दोस्तों नर्मदा जो है ये पुणे जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे अगर स्थित शहरों की हम बात करें तो जबलपुर और वडोदरा नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। गोमती नदी के किनारे आप जानते हैं लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये शहर स्थित हैं। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो दोस्तों डिब्रूगढ़, गुवाहाटी ये सभी शहर जो असम के शहर हैं ये स्थित हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। और अगर हम नामदफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अन्नामलाई दोस्तों तमिलनाडु में है और गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में नागरहोल। उसके बाद अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा और मौलिंग। उसके बाद तमिलनाडु में अन्नामलाई और गोवा में भगवान महावीर स्वामी अभयारण्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे बड़े थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देखकर बताइए। भारत, ब्राज़ील, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, इसका आंसर होगा भारत। भारत जो है दोस्तों थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम भारत के केरल, झारखंड और बिहार के राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। और थोरियम की दोस्तों अगर परमाणु संख्या की बात करें तो थोरियम की परमाणु संख्या 90 होती है। थोरियम की परमाणु संख्या 90 और इसका प्रतीक होता है TH। दोस्तों थोरियम का प्रतीक होता है TH और थोरियम को भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है दोस्तों। थोरियम को भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। SLR का पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों SLR का पूरा नाम क्या होगा, ऑप्शन हमारे
ये हैं सिंपल लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रजिस्टर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सिंपल लैंडिंग रेशियो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का दोस्तों पिछली बार परीक्षा में फुल फॉर्म आया था, इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, तो बहुत ध्यान से इन फुल फॉर्मों को देख के जाना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति की भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। किस वर्ष इस बोर्ड की स्थापना की गई? तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। और ये इस बोर्ड की स्थापना हुई, मतलब कि किस बोर्ड की स्थापना हुई, किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। आप जानते हैं कि श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक की अगर बात करें तो दोस्तों इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्मीज कुरियन। और अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और अगर भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। और डेयरी विकास बोर्ड जो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक वर्मीज कुरियन। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि GST क्या है? दोस्तों GST क्या है? ऑप्शन हमारे हैं पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, पूरे भारत में एक प्रत्यक्ष कर है, पूरे भारत में कई प्रत्यक्ष कर व्यवस्थाएं, पूरे भारत में कई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों GST क्या है? आप जानते हैं GST वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों पूरे भारत में ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका आंसर एक सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम GST पर कर लेते हैं कि दोस्तों सबसे पहली बात GST दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को मनाए जाने का दोस्तों रीज़न है कि 1 जुलाई 2017 को ये पारित हुआ था और विजय केलकर की समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था और ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और अगर हम GST परिषद का उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 279A में है। GST परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में है। और GST परिषद की जो 47वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है दोस्तों, तो ये चंडीगढ़ में हुई है GST परिषद की 47वीं बैठक दोस्तों। और GST परिषद का हेड अगर बात करें तो वित्त मंत्री होता है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि DPSP का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। दोस्तों DPSP का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है ये किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 43, 50, 51 और 41। दोस्तों संविधान की क्लास में हमने आपको बताया है ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं और इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। और तो दोस्तों DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हमारे अनुच्छेद 51 में है। ये हमारा आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दोस्तों उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में जो कर्मकार हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें दिया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और अगर हम अनुच्छेद 41 की बात करें दोस्तों तो 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में। उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत के समेकित कोष से, राज्य का समेकित कोष या भारत की आकस्मिक निधि से? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत के समेकित कोष से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।